इंडियन एक्सप्रेस ने जारी की 100 सबसे ताकतवर भारतीयों की सूची। देश में 61वें नंबर के शक्तिशाली नेता बने सीएम धामी। समान नागरिक संहिता विधेयक पास करना बनी पहचान। भावी सरकार का बड़ा फैसला। उत्तराखंड में खिलाड़ियों के 4% क्षैतिज आरक्षण को विधानसभा पटल पर मिली मंजूरी। खेल मंत्री रेखा आर्य ने सभी खिलाड़ियों को दी बधाई। विधानसभा सत्र के चौथे दिन उठा आरक्षण का मुद्दा। विपक्ष ने नियम 58 के तहत उठाया मुद्दा। नेता प्रतिपक्ष ने सरकार पर लगाया आरक्षण को खत्म करने का आरोप। भाजपा ने संकल्प पत्र के लिए सुझाव पेटी की लॉन्चिंग। घोषणा पत्र समिति के अध्यक्ष पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने लॉन्च की पेटी। प्रदेश भर में आम लोगों से 2024 के संकल्प पत्र के लिए जाएंगे सुझाव। देवभूमि लाइव देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे खबरों के साथ और खबर देहरादून से। सीएम पुष्कर सिंह धामी देश के 100 पावरफुल भारतीयों में शुमार हैं। द इंडियन एक्सप्रेस ने 100 सबसे ताकतवर भारतीयों की सूची जारी की है, जिसमें उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को 61वीं रैंक मिली है। जनहित से जुड़े कार्यों और साहसिक निर्णयों से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का कद लगातार राज्य से लेकर केंद्रीय स्तर तक बढ़ रहा है और यही वजह है कि सीएम धामी की छवि और मजबूत हो गई है और सीएम देश में 61वें नंबर के शक्तिशाली नेता बन गए हैं। बता दें कि सीएम धामी सबसे ताकतवर भारतीयों में पिछले वर्ष की सूची में 93 नंबर में थे, लेकिन इस साल सीएम 61वें नंबर पर काबिज हो गए हैं। समान नागरिक संहिता विधेयक पास कराने से देश भर में छाने वाले सीएम धामी का कद और बढ़ गया है। इतना ही नहीं, पूरे देश में लैंड जिहाद के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई, नकल विरोधी कानून भी सीएम धामी की विशेष पहचान बनी है। उत्तराखंड विधानसभा में खिलाड़ियों के हित में एक विधेयक पेश किया गया, जिसमें राज्य के प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को सरकारी नौकरियों में 4% आरक्षण देने का प्रावधान किया गया है, ताकि रोजगार के लिए उनका पलायन रुके और जिसे विधानसभा के पटल पर खिलाड़ियों के हित में पास किया गया। वहीं खेल मंत्री रेखा आर्य ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से खेल और खिलाड़ियों को बढ़ावा दिया जा रहा है। पदक विजेता खिलाड़ियों को सीधे नौकरी मिलने से उन्हें प्रोत्साहन मिलेगा, जिससे उत्तराखंड को खेल भूमि के नाम से भी जाना जाएगा। उत्तराखंड पदक विजेता खिलाड़ियों को सीधे नौकरी देने वाला देश का दूसरा राज्य बन जाएगा। मानना है कि जो लंबे समय से खिलाड़ियों की एक भावना थी, उनके अभिभावकों की एक भावना थी कि आखिरकार हमारे बच्चे जब मेडल लेकर आएंगे, चाहे वो राष्ट्रीय स्तर पर लेकर आए, चाहे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लेकर आए, तो उनके भविष्य को आने वाले समय में कैसे सुरक्षित रखा जाए। तो उसके लिए बहुत आवश्यक था ये 4% स्पोर्ट्स रिजर्वेशन होने का। और मुझे खेल मंत्री होते हुए और माननीय मुख्यमंत्री जी धामी जी से यह आशीर्वाद प्राप्त हुआ कि कल का दिन एक ऐतिहासिक दिन रहा, जहां 4% स्पोर्ट्स रिजर्वेशन प्रस्ताव के रूप में सदन के पटल पे आया और सदन के पटल में आने के साथ ही कल वह पारण भी हो गया। उत्तराखंड विधानसभा बजट सत्र के चौथे दिन की कार्रवाई में प्रतिभाग के लिए पहुंचे नेता प्रतिपक्ष यशपाल आर्य ने कहा कि सदन में कांग्रेस नियम 310 के तहत पलायन, बेरोजगारी और शिक्षा का मुद्दा उठाएगी। विधानसभा अध्यक्ष से जनहित से जुड़े मुद्दे पर चर्चा की मांग की जाएगी। पूरे प्रदेश में बेरोजगारी अहम मुद्दा है, रोजगार अहम मुद्दा है और सरकार खोखले वायदे कर रही है, खोखले नारे दे रही है, रोजगार के अवसर खत्म हो रहे हैं, नौजवान पलायन कर रहे हैं और स्किल डेवलपमेंट की जो बात सरकार करती रही है, जो रोजगार मेले लगाती रही है, उसका हश्र क्या हुआ है, कितने लोगों को रोजगार मिला है, इस बात को हम सदन में सरकार से पूछना चाहेंगे। सीमांत जनपद उत्तरकाशी, जहां मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के अधीनस्थ श्रम विभाग है, यह विभाग श्रमिकों की सहायता के लिए काम करता है, पर इस सहायता के नाम पर श्रमिकों को कैसे लूटा जा रहा है, देखिए रिपोर्ट। आजकल श्रमिकों की सुविधा के लिए श्रम कार्ड बनाए जा रहे हैं, जिसके अंतर्गत श्रमिकों को कई सुविधाएं देने की सरकार की कोशिश रहती है। श्रमिकों की बेटियों के विवाह, दुर्घटना,
और कई प्रकार की सहायता इस कार्ड के माध्यम से विभाग उपलब्ध कराता है। पर जनपद उत्तरकाशी में इस कार्ड को बनाने के लिए मजदूरों को जमकर लूटा जा रहा है। सरकार ने इस कार्ड को बनाने के लिए 150 रुपए फीस निर्धारित की है, पर यहाँ इसके एवज में 600 रुपए वसूल किए जा रहे हैं। बड़ी बात तो ये है कि 600 रुपए देने के बाद भी गरीब मजदूरों को 3-3 दिन चक्कर काटने को मजबूर किया जा रहा है, जिसके कारण एक मजदूर को कम से कम 2000 रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है। मजदूरों का कहना है कि विभाग के कर्मचारी सीएससी सेंटर में भेजते हैं, जहां उनकी मिली भगत से अतिरिक्त पैसे वसूले जा रहे हैं। सर्व कार्ड बना के 600 तब बनेंगे तो सर गरीब आदमी कहाँ से देंगे कोई। यहाँ आप श्रम कार्ड बनाने आए, बन गया आपका श्रम कार्ड? नहीं बना, क्यों? अभी रसीद भी नहीं दे रहे। कितना पैसा ले रहे हैं श्रम कार्ड बनाने के? 600। तो आपने 600 जमा कर दी? कब मिलेगा श्रम कार्ड? बोल रहे थे कि एक हफ्ते में ऑडिट मिलेगी, तब फोन करेंगे। स्थिति ये है कि जनपद उत्तरकाशी में इस विभाग में कोई भी अधिकारी नहीं बैठता है। आउटसोर्स के कर्मचारियों के भरोसे यहाँ कार्य किए जा रहे हैं, जिसका सीधा असर मजदूरों पर पड़ रहा है। जनपद में 11,000 मजदूर रजिस्टर्ड है और प्रत्येक मजदूर से 600 रुपए लिए जा रहे हैं, यानी कि प्रत्येक साल 66 लाख रुपए का खेल खेला जा रहा है। ये विभाग पहले भी चर्चाओं में रहा है, कभी मजदूरों के नाम पर साइकिल घोटाला, तो कभी सिलाई मशीन घोटाला और अब ये रजिस्ट्रेशन घोटाला। कहीं न कहीं मुख्यमंत्री इन कर्मचारियों पर लगाम कसने में नाकामयाब हो रहे हैं। मैंने जॉब कार्ड बनाया था और इसमें मेरे को कोई लाभ नहीं मिला। मैंने इस पे 5-6 हज़ार रुपये खर्च भी किया, तभी मेरे को कुछ नहीं मिला। जब यहाँ आते हैं तो ये लोग डिफेक्ट लगा देते हैं। मैंने पूरे कागजात तैयार किए थे, तब भी इन्होंने उन कागजातों पे डिफेक्ट लगाया है, फिर भी मेरे को कोई लाभ नहीं मिला। आज भी मैं आ रखा हूँ, यहाँ पे मैडम नहीं है और मैडम ना होने के कारण से यहाँ पे अन्य लोग बैठे हुए हैं। वो बोले जब मैडम आएगी तब जाके ये बात आगे होगी। सरकार ने, गवर्नमेंट ने ये टेंडर दिया है सीएससी वालों को, क्योंकि हमारे ऑफिस में केवल रिन्यूअल होता है और आवेदन होता है और कार्ड प्रिंट होता है। सर ये जो आवेदन होते हैं वो बाहर से होते हैं, सीएससी सेंटर से होता है। अब सीएससी सेंटर का क्या चार्ज है मैं आपको नहीं बता सकती, मुझे नहीं है जानकारी। लेकिन ये जो हमारा जो चार्ज है विभाग का, विभाग में केवल आपका कार्ड प्रिंट होगा, आपका रिन्यूअल होगा और आपका आर्थिक सहायता के लिए आवेदन होगा। और जो नया आवेदन है वो नया आवेदन आपको बाहर से करना पड़ता है कि श्रमिकों से, बाकी श्रमिकों से भी पूछ सकते हैं। अब वही श्रमिक आरोप लगा रहे हैं शायद से जिनको सामान नहीं मिला। ये जो बातें हैं फजूल बातें हैं, डिस्टर्ब करने की वाली बातें हैं। आप प्रदेश के मुखिया सीएम धामी केंद्र के साथ ही प्रदेश की जन कल्याण योजनाओं को आम लोगों तक पहुंचाने के लिए लगातार प्रयासरत है और हाल ही में सीएम धामी ने जनहित में कई बड़े फैसले लिए हैं। लेकिन मजदूरों के साथ किए जा रहे अन्याय पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं होना बड़े आश्चर्य की बात है। सवाल ये उठता है कि मजदूरों के पंजीयन के नाम पर चल रही इस धांधली पर जिम्मेदार अधिकारी कोई कार्रवाई करने में लाचार क्यों है। उत्तरकाशी से दीपक नौटियाल की रिपोर्ट। विधानसभा सत्र का चौथा दिन हंगामे के साथ शुरू हुआ। सत्र की कार्रवाई के दौरान जिला अस्पताल में डॉक्टर के नहीं होने और बदहाल स्वास्थ्य सेवाओं का मामला उठाया गया। विधायक विक्रम सिंह नेगी ने उत्तराखंड की स्वास्थ्य व्यवस्था बदहाल होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि उत्तराखंड बने हुए 24 साल का समय बीत चुका है, लेकिन अभी पहाड़ की स्वास्थ्य और शिक्षा व्यवस्था बदहाल स्थिति में है, जिसके जवाब में स्वास्थ्य मंत्री धन सिंह रावत ने कहा कि यह घटना बहुत दुखदायी है। सीएमओ के माध्यम से जांच बैठा दी गई है, ऐसी घटना दोबारा न हो इसके लिए सभी चिकित्सालय को सख्त निर्देश दिए गए हैं। उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में जो पहाड़ी जिले हैं उनमें जो आज 23 कहूं या 24 साल बाद सबसे गंभीर जो समस्या है वो स्वास्थ्य और शिक्षा की है, जिसके कारण बड़े स्तर पर पलायन भी हो रहा है। मेरी विधानसभा क्षेत्र सीएससी चौंड लंबगांव में 2 बहनों की, गर्भवती बहनों की 3-3 घंटे तक हॉस्पिटल में रोक के रखा, जबकि उनके पहले के जो प्रसव हैं वो सामान्य हुए और उसके बाद रेफर कर दिए गए। डोबरा पुल पहुंचते पहुंचते दोनों की जच्चा बच्चा सहित मृत्यु हो गई। ये गंभीर विषय है। मैंने सवाल लगाया, मैंने पूछा कि वहां कितने डॉक्टर थे, लेकिन उस दिन वहां कोई डॉक्टर नहीं थे। 4 डॉक्टर तैनात थे और सब नदारत थे। तो उन्होंने उस डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई करने का आश्वासन दिया और जल्दी वहां जैसे स्त्री रोग विशेषज्ञ की डॉक्टर मिलेगी वहां भेज दी जाएगी, ये आश्वासन
माननीय मंत्री जी ने सदन में दी। प्रताप नगर की घटना हुई, वो घटना सच में काफ़ी दुखदायक घटना थी। और जब मुझे पता चला कि उस दिन जो है वहाँ पे तीनों डॉक्टर अनुपस्थित थे, तो जिस भी डॉक्टर की जवाबदेही थी हमने सीएमओ से उसकी इंक्वायरी करा दी थी। सीएमओ ने जो भी आख्या दे रखी है शासन को, उसके जो है आज हम उस पर निर्णय ले रहे हैं। हम ये कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे कि तीन डॉक्टर एक ही दिन में अनुपस्थित थे और उनको जवाब भी मांगा गया था। उत्तराखंड राज्य में जब 10 लाख से ज़्यादा लोगों का इलाज फ्री हो चुका है, 1 लाख से ज़्यादा गर्भवती महिलाओं का जो जच्चे बच्चा होते समय हम उनको हॉस्पिटल लाते हैं और फिर घर तक छोड़ते हैं, वो भी निःशुल्क सेवा है हमारे राज्य में। लेकिन कतिपय जो घटना आई है उसका आज हमने संज्ञान लिया है और उस डॉक्टर के खिलाफ कार्रवाई जरूर। टोईवाला के खैरीग्राम में 2021 से बिना मान्यता के न्यू एरा चिल्ड्रन एकेडमी नाम से स्कूल संचालित किया जा रहा है, जिसमें कई बच्चे अध्ययनरत हैं। मान्यता न होने के कारण 10वीं कक्षा के 2 छात्रों का भविष्य अधर में अटक गया है। मामला तब सामने आया जब हाई स्कूल की परीक्षा देने के लिए स्कूल की तरफ से बच्चों को प्रवेश पत्र जारी नहीं किया गया, जिस पर नाराज बच्चों ने अभिभावकों ने टोईवाला कोतवाली पहुंचकर बिना मान्यता से चल रहे इस स्कूल के खिलाफ लिखित शिकायत कर उचित कार्रवाई की मांग की है। चिल्ड्रन एकेडमी स्कूल है, वहाँ हमारे बच्चे 9th क्लास से पढ़ते थे। 9th में भी पढ़े और अब 10th में आए। 10th की अब बोर्ड की परीक्षा जब आई तो एंड टाइम पे हमारे को स्कूल वालों ने एडमिट कार्ड नहीं दिया। हम बार बार पूछ रहे थे कि स्कूल को मान्यता प्राप्त है। बार बार MD सर थे जो प्रिंसिपल सर थे, उन्होंने हमारे को यही बोला कि मान्यता प्राप्त है, आपके बच्चों के पेपर हम दिलवाएंगे। आज हमारे बच्चे का पेपर था पहला और हमने कल शाम तक भी MD सर से बात करी कि सर अभी तक एडमिट कार्ड आ ही नहीं रहा है, आई नहीं ना, कल तो पेपर है कि कौन सी स्कूल में बिठाओगे आप बच्चों के। उन्होंने ये बोला हमारे को हमारी जिम्मेदारी है, हम दिलवाएंगे। लेकिन सर आज के लिए बोल रखा था उन्होंने कि आज के दिन पेपर होगा तुम्हारे बच्चों का। आज जब हमारे बच्चे घर से तैयार होके स्कूल में आए तो स्कूल में MD सर नहीं आए। बच्चे स्कूल में एक न्यू एरा चिल्ड्रन एकेडमी करके खैरीग्राम में स्कूल है, जो अपने आप को ये बताता था कि उसकी 10th तक की एफिलिएशन है। उसके बाद 2 बच्चे थे, दोनों लड़कियां जो वहाँ पढ़ रही थी। अभी जब एग्ज़ाम का टाइम आया तो बच्चों के पास जो परीक्षा का प्रवेश पत्र होता है वो नहीं पहुंचा। पेरेंट्स जब स्कूल गए तो उन्होंने कहा कि आने वाला करके उन्होंने बात घुमाने की कोशिश करी। अब लास्ट में आकर ये पता लगता है कि इनका एफिलिएशन ही नहीं है। तो ये मामला जब उनसे पूछा गया तो स्कूल की तरफ से कोई हमें संतुष्टि वाला कोई जवाब नहीं मिला। उसी क्रम में हम लोग यहाँ पे तहरीर देने आए थे, जिसमें SHO साहब ने ये बोला है कि स्कूल प्रशासन को उन्होंने टाइम दिया और बोला है कि भाई आप लोग जितनी जल्दी हो सके अगर रजिस्ट्रेशन पॉसिबल है तो करवाइए, नहीं होता है तो कानूनी कार्रवाई तो जो आपके खिलाफ बनेगी वो हम करेंगे। यहाँ पे कोई 10th क्लास की कोई मान्यता उसको नहीं दी गई है, यहाँ से इस तरह का मेरे संज्ञान में नहीं है। अब मान्यता विभागीय जाँच बिल्कुल होगी। अगर हमारे पास शिकायत आती है तो उसकी जाँच तो होगी, नोटिस दिया जाएगा। गलत तरीके से चलाने के लिए उसको जो भी विभाग दंड निर्धारित किया जाएगा वो भी दिया। SP सिटी प्रकाश चंद्र ने लालकुआ कोतवाली का निरीक्षण किया और इस दौरान SP सिटी ने महिला हेल्प डेस्क पर आने वाले आगंतुकों के रजिस्टर चेक किए। साथ ही किराएदार सत्यापन रजिस्टर की जांच कर अधिकारियों को सत्यापन अभियान में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही लावारिस वाहनों के निस्तारण की कार्रवाई किए जाने के निर्देश भी दिए। वहीं उन्होंने कोतवाली के पुलिस कर्मियों से शस्त्रों से संबंधित जानकारी ली और वायरलेस पर तैनात महिला पुलिसकर्मी से वायरलेस की कनेक्टिविटी के बारे में भी जानकारी ली। जिसमें कि पूरा थाना परिसर और उसकी कार्यप्रणाली अभिलेखन का चेक किया जाता है। इसी क्रम के द्वारा निरीक्षण किया गया। अभी मैं सभी यहाँ पे कार्मिक हैं उनकी मीटिंग भी करूँगा, उनसे क्षेत्र की समस्याएँ और अन्य चीज़ों को जानने का प्रयास किया जाएगा और कैसे हम बेहतर पुलिसिंग कर सकें कोशिश होगी। तो समस्याएँ समझने का प्रयास करूँगा। वैसे तो जो मेन समस्या अभी मैं देख रहा हूँ कि तो यातायात तो है ही, साथ में मेन तो ये है कि कैसे हम यहाँ पर शांति व्यवस्था बनाए रखें। और खबरों में आगे बढ़ेंगे। उधम सिंह नगर जनपद के किस्सा कोतवाली अंतर्गत क्षेत्र में सामने से आ रहे वाहन को बचाने के प्रयास में बाइक अनियंत्रित होकर पेड़ से टकरा गई और घटना में बाइक सवार नाबालिग सहित 2 युवकों की मौत हो गई। युवकों की मौत के बाद परिजनों में कोहराम मच गया। सूचना पर पहुंची किस्सा कोतवाली पुलिस ने मृतकों के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। फिलहाल पुलिस ने पूरे मामले की जांच शुरू कर दी।
पुलिस का कहना है कि शव का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और पूरे मामले की जांच की जा रही है। एसपी सिटी मनोज कुमार ने बताया कि परिजनों की तहरीर के आधार पर जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। नारायणपुर क्षेत्र पर एक दोपहिया वाहन जो अनियंत्रित होकर के एक पेड़ से टकराया, जिसमें 2 युवकों की मृत्यु हुई है और इन दोनों के पंचायतनामा पोस्टमार्टम की कार्रवाई की जा रही है। और बेसिकली ये जो है मैनुअल, इसमें नेग्लिजेंस लग रहा है, मानवीय भूल इसका प्रथम दृष्टया कारण प्रतीत हो रहा है। बाकी हम दुर्घटना के कारणों की जांच कर रहे हैं और इसमें यदि कोई करेक्टिव मेजर्स की आवश्यकता होगी तो हम लोग करेंगे। और आपके चैनल के माध्यम से भी हम अपील करना चाहते हैं कि दोपहिया वाहन चलाते समय हेलमेट का प्रयोग अवश्य करें, क्योंकि ये आपकी जिंदगी को बचाएगा और सुरक्षा के लिए बहुत जरूरी है। आगामी लोकसभा चुनाव को देखते हुए भाजपा हाईकमान ने लोहाघाट के पूर्व भाजपा विधायक पूरन सिंह फर्त्याल को लोहाघाट विधानसभा का संयोजक बनाया, जिसके लिए पूरन सिंह फर्त्याल ने मुख्यमंत्री धामी और प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट को धन्यवाद दिया। पूर्व विधायक फर्त्याल ने कहा कि लोहाघाट विधानसभा से भाजपा उम्मीदवार को रिकॉर्ड तोड़ मतों से जीत दिलवाई जाएगी और प्रत्येक घर में जाकर केंद्र और राज्य सरकार द्वारा संचालित योजनाओं की जानकारी ग्रामीणों को दी जाएगी। साथ ही कहा कि मुख्यमंत्री धामी के नेतृत्व में एक बार फिर से उत्तराखंड की सभी 5 सीटों पर भाजपा अपना परचम लहराएगी। की जिम्मेदारी होती है। वर्तमान में अब आपको पता है कि लोकसभा का चुनाव जल्दी ही 10-15 दिन में आचार संहिता लगने वाली है और सर्वप्रथम तो मैं माननीय मुख्यमंत्री जी को, प्रदेश अध्यक्ष जी को धन्यवाद दूंगा कि उनने पार्टी की जिम्मेदारी दी है। जो जिम्मेदारी दी है, ये जिम्मेदारी अपने आप में भी हम लोगों की बनती है। हम पार्टी से बने हैं और 2-2 बार पार्टी संगठन से विधायक भी रहे हैं। तो आज मोदी जी को जो तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के लिए पूरे देश में माहौल बना है, उसको जनता के बीच ले जाना है। और जो राष्ट्र की सुरक्षा वर्तमान में केवल मोदी जी के हाथों पर सुरक्षित है और प्रदेश का विकास जो माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी जिस तेजी से बना रहे हैं, उन बातों को लेकर जनता के बीच में जाएंगे। उत्तराखंड कांग्रेस के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने अपनी छवि धूमिल करने वालों के खिलाफ एक शिकायती पत्र एसपी सिटी को सौंपा है, जिसमें उन्होंने कहा कि 2022 के विधानसभा चुनाव में कुछ असामाजिक तत्वों मेरी छवि को धूमिल करने के लिए मेरा फर्जी हस्ताक्षर कर एक झूठा पत्र सोशल मीडिया में वायरल किया। उन्होंने कहा कि उनकी प्रतिद्वंदी पार्टी की तरफ से यह साजिश रची जा रही है। साथ ही उन्होंने यह भी कहा कि यदि पुलिस सही कार्रवाई नहीं करेगी तो अदालत का दरवाजा खटखटाएंगे। कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष के पैड पर एक फर्जी पत्र वायरल किया गया, जिसमें कि लोगों को धार्मिक आधार पर ध्रुवीकरण हो सके वोटों का, इस प्रकार की भ्रामक खबर बनाई गई और उसको वायरल किया गया। निश्चित रूप में उसका परिणाम किसी एक पार्टी के पक्ष में गया और हमें उसका नुकसान उठाना पड़ा। और अगर पुलिस विभाग इस पर कार्रवाई नहीं करेगा तो मुझे माननीय न्यायालय की शरण में भी जाने में कोई दिक्कत नहीं है। मैं फिर माननीय न्यायालय की शरण में। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर जनपद उधम सिंह नगर मुख्यालय स्थित होटल में उत्तराखंड उत्तर प्रदेश के तमाम प्रशासनिक अधिकारियों की बैठक हुई और रुद्रपुर में अंतर्राज्यीय जनपदीय बैठक में उत्तर प्रदेश के 5 जनपदों के अधिकारियों, उधम सिंह नगर के अधिकारियों के बीच बैठक की गई। बैठक में चुनाव को लेकर गहनता से कई मुद्दों पर चर्चा की गई और दोनों राज्यों के अधिकारियों के बीच आपसी तालमेल के साथ शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न कराने पर जोर दिया। बैठक में कई जनपद के जिलाधिकारी, एसएसपी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बैठक में शिरकत की। रखी गई है और ये इंटर स्टेट डिस्ट्रिक्ट्स की बैठक है। इसमें यूपी के 5 जिलों के अधिकारी और हमारे उधम सिंह नगर के जिले के जो अधिकारी हैं वो सब आज बैठक में थे। स्पेशली इसमें हमें देखना पड़ता है कि जो बॉर्डर के हमारे पुलिस बूथ हैं, मतदान केंद्र हैं या विलेज हैं, उनमें इलेक्शन को लेकर के कोई ऐसा चीज़ न आने पाए कि जिससे इलेक्शन प्रभावित हो सके। और इसमें दोनों स्टेट के अधिकारियों को विशेष ध्यान रखना पड़ता है, वो चाहे लॉ एंड ऑर्डर की बात हो, चाहे प्रिवेंटिव एक्शंस की बात हो, शराब हुआ, अवैध शराब की बात हो, नारकोटिक्स की बात हो,
या गुंडा एक्ट में तमाम गुंडा प्रवृत्ति के लोग हैं जो उधर से इधर आ गए या इधर से उधर चले गए, तो एक कोऑर्डिनेशन मीटिंग होती है। इसमें सारे इश्यूज हम लोग एक दूसरे से जो इन्फॉर्मेशन है शेयर करते हैं। आगामी लोकसभा चुनाव 2024 के परिप्रेक्ष्य में तो अंतर जनपदीय और मेन रूप से अंतरराज्यीय बैठक हुई है यहाँ पे, क्योंकि उधमसिंह नगर जनपद सबसे संवेदनशील है। 5 जनपदों की सीमा शेयर करते हैं हम लोग। वेस्ट से ईस्ट में आएंगे तो बिजनौर, मुरादाबाद, रामपुर, बरेली, पीलीभीत, आज मतलब और थोड़ा सा नेपाल भी आता है। और आज जो है हमारा चुनाव के परिप्रेक्ष्य में माननीय डीएम साहब के अगुवाई में, डीएम उधमसिंह नगर साहब की अगुवाई में हमारा अंतर जनपदीय अंतरराज्यीय बैठक हुआ। सहयोग बैठक, समन्वय बैठक बोलते हैं। विभिन्न बिंदुओं पर चर्चा हुआ। बरेली, पीलीभीत, मुरादाबाद, रामपुर और आपका बिजनौर से सारे सीनियर पुलिस अधिकारीगण ही हैं। डीएम्स, कुछ जिले का डीएम्स और कुछ जिले का एसएसपी जो है वीसी के थ्रू जुड़े हुए हैं। तो संवाद बहुत अच्छे तरीके से हुआ समन्वय बैठक में। लोकसभा सामान्य निर्वाचन 2024 के दृष्टिगत ये मीटिंग आयोजित की गई थी। इसमें जनपद बरेली तथा जनपद उधमसिंह नगर के कुछ एरिया, लगभग 25 किलोमीटर का एरिया कॉमन है, तो उसी के संदर्भ में कोऑर्डिनेशन मीटिंग थी और बहुत अच्छे से दोनों जनपदों के आपस में कोऑर्डिनेशन पॉइंट्स पे डिस्कस किया गया है। और बरेली जनपद के थाना बहेड़ी तथा सीसगढ़ तथा उधमसिंह जनपद के कुलभट्टा थाना है, किच्छा थाना है तथा एक थाना और है। इन 3 थानों का डिस्कशन हुआ आपस में और ये सहमति बनी है कि लोकल लेवल पे और मीटिंग्स आयोजित की जाएं ताकि ग्राउंड लेवल पे कोऑर्डिनेशन और बेहतर हो। और समस्त बिंदुओं का एक्सचेंज हुआ है और ये और बेहतर बनाने के लिए ग्राउंड लेवल पे भी एक बार कोऑर्डिनेशन होगा। बीएसएम कॉलेज के सामने आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में एडवोकेट संजीव वर्मा ने पुलिस कार्यशैली पर सवाल खड़े किए। उन्होंने कहा कि पुलिस बिना जांच पड़ताल के ही मुकदमे दर्ज कर रही है जिनकी कोई सत्यता नहीं है। उन्होंने बेलड़ा प्रकरण का हवाला देते हुए एसपी देहात पर भी निशाना साधा और कहा कि अथवा बेलड़ा प्रकरण को लेकर उनसे कोई रंजिश रखते हैं तो कोई मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेजें। साथ ही कहा कि मुकदमा गंगनहर कोतवाली में उनके खिलाफ दर्ज हुआ है, उसमें कोई प्राथमिकी जांच नहीं हुई है, जो पुलिस की लापरवाही को दर्शाता है। आम जनता परेशान होने के बावजूद भी थाने की चक्कर काटती रहती है। प्रशासन और अधिकारी उनकी कोई सुनता नहीं और आखिर में मेरे पास आते हैं और मैं बड़े संघर्ष के बाद में उनमें से कुछ लोगों का कार्य हो जाता है, कुछ का नहीं होता। न जाने क्यों मेरे खिलाफ बिना किसी जांच के प्रशासन द्वारा, थाना गंगनहर के इंस्पेक्टर द्वारा एकदम से रिपोर्ट दर्ज कर ली गई। ना मेरे से पूछताछ की गई, ना उसकी कोई जांच करी गई। अगर जो कोई भी आदमी थाने में जाएगा तहरीर लेके तो पहले उसे बता देंगे कि जांच करेंगे और अपने अधिकारी को व्हाट्सएप के द्वारा भेजते हैं। जब वहाँ से ओके होकर आती है तो उसकी जाँच होती है और जाँच होने के 15-20 या 1 महीने बाद में कोई FIR होती है। लेकिन मेरे खिलाफ ऐसा नहीं हुआ। पता नहीं क्यों एसपी देहात महोदय मेरे से इतने नाराज हैं जो वो एकदम से मेरे पीछे। और जब मुकदमा लगाना है तो कोई ढंग का लगावे, जिसमें मैं जेल ही नहीं जा रहा, ऐसे मुकदमे लगवा के क्या फायदा। लोहाघाट के कांग्रेसी विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी द्वारा अपने निर्वाचन क्षेत्र के 1.5 दर्जन महत्वपूर्ण कार्यों और योजनाओं को मुख्यमंत्री की घोषणाओं में शामिल कराने में सफल हुए, जिसको लेकर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने मिष्ठान वितरण किया और मुख्यमंत्री धामी और विधायक अधिकारी को धन्यवाद दिया। आप सभी लोगों को अवगत था कि 11 फरवरी को माननीय मुख्यमंत्री जी का विधानसभा लोहाघाट पर आगमन हुआ और यहाँ पर हमारे क्षेत्रीय विधायक माननीय खुशहाल सिंह अधिकारी जी द्वारा हमारे क्षेत्र की जन समस्याओं को रखा गया था और उसके प्रति ज्ञापन दिया गया था, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा 18 मांगों को यहाँ पर रखा गया था और जो है समस्त मांगों को आपने मुख्यमंत्री घोषणा पत्र पर शामिल कर दिया गया है। उसके लिए माननीय मुख्यमंत्री जी का और हमारे क्षेत्रीय विधायक खुशहाल सिंह अधिकारी जी का बहुत बहुत। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।